इन मात्रा चिन्हों का प्रयोग हम व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते समय उपयोग करते हैं, किंतु कुछ इसमें अलग भी प्रकार के हैं। जैसे र में छोटे ऊ और ऊ की मात्रा भिन्न रूप से लगती है। कुछ अक्षर कुछ व्यंजन में अलग अलग रूप से लगती है। जैसे र में रू, र धन छोटे ऊ बराबर रू, र धन बड़े ऊ बराबर रू, ऐसा प्रयोग होता है। और भी र में अलग अलग र के विभिन्न रूप में प्रयोग भी किया जाता है मात्रा चिन्हों का। जैसे र के विभिन्न रूप में आता है, र के विभिन्न रूप में भी आएगा र, ये र शब्द के आरंभ में स्वर के पहले आता है। र शब्द के बीच में जब दो स्वरों के मध्य र आता है तो भी र ही आता है। जैसे आरती, शब्द के अंत में स्वर के बाद भी यही स्थिति रहती है। र जब भी व्यंजन के पूर्व आता है तब वहां उच्चारित होता है, उसके अगले व्यंजन के ऊपर रैप के रूप में लगाया जाता है, जिसका चिन्ह है ये। फिर है व्यंजन के बाद र इस रूप में जुड़ता है। जैसे व्यंजन अक्षर के बाद र जुड़ता है तो उसको हम अलग रूप में लगाते हैं। जैसे उसका अलग हो जाता है ग्राम, ग्राम, जैसे कि ग्राम, यहाँ पे इस रूप में र लगता है। फिर है त में र मिलाकर लिखें तो त्र बनना चाहिए, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग त के रूप में होता है। त धन र बराबर त्र के रूप में होता है। स के साथ र जुड़ने पर स्र रूप में लिखा जाता है। और बराबर श्रम, जैसे श्रम, श्रमिक, ये शब्द श्रेष्ठ ये लिखते हैं। ट वर्ग के व्यंजनों के नीचे र का प्रयोग होता है। जैसे ट वर्ग के व्यंजनों के नीचे, ट वर्ग के व्यंजनों के नीचे, जैसे ट्रेन, ड्रम आदि और इस प्रकार के अनेक शब्द। अनुस्वार, हम चंचल को चंचल भी लिख सकते हैं। जहाँ इस प्रकार के पंचम वर्ण तथा अनुस्वार में विकल्प रहे तो बिंदु से लिखना बेहतर है। अनुस्वार का चिन्ह है एक बिंदु। अनुस्वार का चिन्ह है एक बिंदु, जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। परंतु इसके भी कुछ नियम हैं। जैसे
घंटा को घंटा, लेकिन यह अशुद्ध रूप है। इस जहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण हो तथा उसके बाद वाला वर्ण जिस भी वर्ग का हो, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण को प्रतिनिधित्व करता है। तो घंटा के अनुस्वार के उच्चारण के बाद ट है और ट वर्ग का पंचम वर्ण है ण। तो ये है तो घंटा को हम शुद्ध रूप, घंटा को शुद्ध रूप है घंटा, क्योंकि घंटा में उसका अंतिम वर्ण है ट। तो ट वर्ण का ट वर्ग का पंचम वर्ण है ण। ट ठ ड ढ ण। तो इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा घंटा, क्योंकि यही शुद्ध होगा। हम प्राय ऐसा भी लिख देते हैं घ आधा न और टा, और नहीं तो ऐसा भी लिखते हैं घ के ऊपर बिंदु और टा, लेकिन वह शुद्ध नहीं है। ट वर्ग का पंचम वर्ण जो होगा उसी को ही लिखा जाता है, तो ये शुद्ध उसका रूप है। इसी प्रकार बहुत से भी हैं। अनुस्वार बिंदु का प्रयोग जहाँ उच्चारित हो उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। पाई के ठीक ऊपर या मात्रा के बाद घंटा, बेद, ऐसे बहुत से हिंदी में शब्द। फिर है सानुनासिक स्वर। सानुनासिक स्वर सानुनासिक स्वर का चिन्ह है सानुनासिक स्वर का चिन्ह है चंद्र बिंदु। स्वरों को बोलते समय जब हवा मुंह तथा नाक दोनों से निकलती है तो वह सानुनासिक स्वर कहलाती है। हम ये पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। इनकी मात्राओं को लिखते समय चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चंद्र बिंदु स्वर का गुण है। व्यंजनों के साथ सानुनासिक स्वर मात्राओं के रूप में हिंदी में आते हैं, जैसे कांच, पूंछ आदि की तरह लिखते हैं। इस तालिका में है सामान्य स्वर, सानुनासिक स्वर। सानुनासिक स्वर के शब्द होंगे इसके कुछ शब्द बता रही हूं, जैसे अंगूठी, आंधी, इस प्रकार के और भी बहुत से शब्द। दांत, गांठ, टांग, बाट, ये सब उड़ेलना, मुंह, ये सब बूंद सानुनासिक स्वर के उदाहरण हैं। जहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है वह सानुनासिक कहलाता है। अनुस्वार अनुनासिकता का प्रयोग और सही स्थान पर प्रयोग शुद्ध लेखन और उच्चारण दोनों के लिए आवश्यक है। वर्ण विच्छेद।
किसी भी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को पृथक पृथक या अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हम किसी भी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को अलग अलग करते हैं, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे है यहाँ पे दिया है बुक में संगम। इसका विच्छेद होगा, देखिए ध्यान से, स धन औ। स व्यंजन वर्ण है, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर हमको सुनाई देता है। स में अ सुनाई दे रहा है, स धन औ। धन न, धन ग, धन अ, धन म, धन अ। संगम। स हलंत लगाते हैं नीचे, क्योंकि स और अ व्यंजन वर्ण में स्वर की मात्रा आ जाती है। जब हम क ख ग घ सब बोलते हैं तो हमको अ सुनाई देता है, उसी प्रकार स में भी। तो जब हम स्वर को अलग जब करेंगे तो नीचे एक हलंत लगाएंगे उस व्यंजन के नीचे, व्यंजन वर्ण के नीचे। स हलंत धन अ। धन यहाँ पे बिंदु है तो उस वर्ण का ये ड। धन ग हलंत लगा है, धन अ, धन म, धन अ, उसका रूप हुआ संगम। उसी प्रकार और भी कई शब्द हैं जो आप लोगों के पास बुक होगा, उसमें देखिए। उसी प्रकार और भी एक शब्द है आचार्य। इसमें है आ। इसमें हम अ धन अ नहीं किए हैं, क्योंकि आ स्वर वर्ण है। आ धन च धन आ धन र धन य धन अ। आचार्य। आ अपने आप में स्वतंत्र स्वर है, स्वतंत्र मात्रा, इसलिए आ। धन च हलंत, फिर च में आ की मात्रा आ, आचा। धन य है ऊपर रैप, तो आचार र वर्ण की उच्चारण हो रहा है। र धन य, धन अ, आचार्य। इसी प्रकार और बहुत से शब्द हैं हमारी हिंदी में, जिसको हम इस प्रकार से विच्छेद करते जाएंगे। उच्चारण संबंधी भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको हम स्वर मात्रा होती, स्वर अक्षर होते हैं, लेकिन हम व्यंजन में स्वर की मात्रा लगाकर लिख देते हैं, जो कि गलत है। अगर जहाँ पे स्वर में लिखा जा रहा है तो उसे स्वर देकर ही लिखना चाहिए, जो कि सही है हिंदी में। जैसे उदाहरण है जाए। य में एक ही मात्रा दिए हैं हम स्वराट, तो यहाँ पे लिखना चाहिए जाए, ये सही है। इसी प्रकार गए, गए, ये सही है। हम ऐसा भी लिख देते हैं प्राय हिंदी में लिखते वक्त, लेकिन शुद्ध रूप में ये होगा। इसी प्रकार और भी बहुत से हैं। अच्छा, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप भी हैं। हम थोड़ी मोड़ी गलती कर डालते हैं या उसको ही हम सही समझने लगते हैं, लेकिन उसके कई शुद्ध रूप भी हैं। शुद्ध लेखन के लिए वर्तनी का शुद्ध होना आवश्यक है। जैसे
अच्छा, शुद्ध लेखन के लिए वर्तनी का शुद्ध होना आवश्यक है। यहाँ पर मैं कुछ शब्द बता रही हूँ, बाकी आप लोगों के पास बुक होगा, उसमें देखिए बहुत सारे शब्द हैं। हम बोलते वक्त बोल देते हैं अशुद्ध, लेकिन हमको वो शुद्ध लगता है लिखते वक्त भी। लेकिन ये देखिए, जैसे अशुद्ध शब्द है आगामी, उसका शुद्ध रूप है आगामी, लेकिन हमको ये एक समान लगता है। आहार, उसका शुद्ध रूप है आहार। आशीष, लेकिन हम उसमें आशीष, ये शुद्ध रूप है। गृहस्थी, उसका शुद्ध रूप है गृहस्थी। इसमें र के अलग प्रकार का प्रयोग हुआ है दोनों में, इसलिए हमको वो सही लग जाता है। लेकिन हमारे र का 4 प्रकार, उसका अलग अलग जगह में अलग अलग प्रयोग होता है, तो गृहस्थी नहीं होकर वह गृहस्थी होगा। हसमुख, हम इसमें चंद्र बिंदु दिए हैं, सॉरी इसमें हम केवल बिंदु दिए हैं अनुस्वार, लेकिन हसमुख उसमें अनुनासिक का प्रयोग होगा, लेकिन हमको एक समान लगता है और हम लिखते वक्त कई बार ऐसा लिख देते हैं जो कि गलत है। इसलिए अच्छे से अपने बुक को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और शुद्ध लिखने की भी कोशिश कीजिए। आज तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का व्याकरण अध्याय 3 वर्तनी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता ही है, हिंदी भाषा की विशेषता है कि जैसे उच्चारित होती है वैसे ही लिखी जाती है। हिंदी में स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निर्धारित है और उन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है। तो हम पढ़ेंगे हिंदी के मात्रा चिन्ह। वर्ण, मात्रा चिन्ह। अ का कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं। आ का मात्रा चिन्ह है आ। ई का छोटी ई की मात्रा, ई का बड़ी की मात्रा। इसी प्रकार ऊ का छोटी ऊ की मात्रा, ऊ का बड़ी ऊ की मात्रा। री का री की मात्रा। ए का ए की मात्रा, ए का ए की मात्रा। ओ का ओ की मात्रा, ओ का ओ की मात्रा। वर्ण मात्रा चिन्ह। अ का कोई मात्रा नहीं, आ का मात्रा चिन्ह, ई का छोटी ई की मात्रा चिन्ह, बड़ी ई का बड़ी ई की मात्रा चिन्ह, ऊ का छोटे ऊ की मात्रा चिन्ह, बड़े ऊ का बड़े ऊ की मात्रा चिन्ह, री का री, ए का ए की मात्रा चिन्ह, ए का ए मात्रा चिन्ह, ओ का ओ की मात्रा चिन्ह
ओ का ओ मात्रा चिन्ह और आ का आ।